नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेट। कोरोना से छुटकारा पाने के लिए अभी दुनिया को कोरोना की वैक्सीन आने की खुशखबरी मिलने ही वाली थी कि उससे पहले कोरोना के नए स्ट्रेन या फिर कहें कि कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया को एक बार फिर से डरा दिया है। 2020 जाते जाते पैदा हुए इस खतरे से भारत समेत पूरी दुनिया डरी हुई है, सहमी हुई है, जिसके बाद अलग अलग देशों में कोरोना के इस नए स्ट्रेन से बचने के लिए अलग अलग प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कोरोना के साल के आखिर में आया कोरोना का यह नया स्ट्रेन जो है वो कितना घातक है और ये आया आखिरकार कहां से है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन का नाम जो है ये ब्रिटेन में मिला है, इसका नाम है VUI 2020-12/01। कोरोना का ये नया स्ट्रेन ज्यादा इन्फेक्शियस है और इसका ट्रांसमिशन यानी कि एक से दूसरे में ये बहुत तेजी से फैलता है। नया स्ट्रेन यूके के उत्तर पूर्व में केंट काउंटी में सितंबर महीने में सामने आया था। लंदन में 62% केस नए स्ट्रेन के हैं, जो 3 हफ्ते पहले तक 28% थे। अब आप समझ लीजिए कि 3 हफ्ते पहले तक 28% केसेस में नया स्ट्रेन था, लेकिन 3 हफ्ते के अंदर ही बढ़कर ये 62% पर पहुंच गया। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। जो देखा गया है लक्षण बिल्कुल वैसे ही है, वायरस वही है, कोविड-19 ही वायरस है, म्यूटेट किया हुआ है उसने, और वो म्यूटेशन हम पिछले कई महीनों में देख रहे हैं। ऑन एवरेज अगर हम देखें तो ये वायरस महीने में 1-2 दफा म्यूटेट करता ही है, लेकिन इस दफा म्यूटेशन का इसलिए कंसर्न है क्योंकि यूके अथॉरिटीज ने ये पाया कि जहां पे ये म्यूटेशन हुआ है वहां पे केसेस एकदम बढ़े हैं और इन्फेक्शियस इसलिए ये ज्यादा स्ट्रेन लगता है, लेकिन मोर्टेलिटी या हॉस्पिटल एडमिशन ज्यादा नहीं है। तो ये वायरस जो है ये अपने आप को चेंज करता रहता है, म्यूटेट करता रहता है, क्योंकि वायरस अपनी तरफ से भी सर्वाइव करने की कोशिश या फैलने की कोशिश करता है। और इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि सौम्या स्वामीनाथन WHO की बड़ी साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कहा है कि म्यूटेंट वायरस कई देशों में मौजूद हो सकता है, यानी कि ब्रिटेन से निकला यह नया स्ट्रेन कोरोना का हो सकता है कि यह कई देशों में चला गया हो। नए संकट को लेकर हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा, यानी कि इसका कितना इफेक्ट होगा इसके बारे में कहना भी जल्दबाजी होगा। लेकिन उनका यह साफ तौर पर कहना है कि ये जो नया वायरस है या फिर कोरोना का जो नया वेरिएंट है, हो सकता है कि ये कई देशों में फैल गया। उसके पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है क्योंकि सितंबर में यह वायरस सामने आया था और अब इसके बारे में जानकारी मिल रही है और इस दौरान कई देशों में फ्लाइट्स ब्रिटेन से गई हैं, कई देशों में लोग ब्रिटेन से गए हैं। तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई देश हो सकते हैं जहां पर कोरोना का यह नया स्ट्रेन पहुंचा हो। फिलहाल आपको यह बता दें कि कोरोना के इस नए स्ट्रेन की दस्तक अब तक किन देशों में हो चुकी है, यह हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में कोरोना के नए स्ट्रेन के केस मिल चुके हैं। इसके अलावा डेनमार्क में कई संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इटली में भी कोरोना का नया स्ट्रेन फैल रहा है। इस बात की पुष्टि इटली ने भी कर दी है, इस बात की पुष्टि फ्रांस की ओर से भी की जा चुकी है। साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटेन जैसा वायरस मिला है, लेकिन अभी तक यह कंफर्म नहीं है कि यह इसी कोरोना का नया स्ट्रेन है या फिर कोई दूसरा वायरस है। इसके अलावा नेदरलैंड्स में नए स्ट्रेन से मिलता जुलता एक ऐसा ही वायरस मिला है। तो दुनिया के करीब 10 से 12 ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना का यह नया स्ट्रेन मिला है या फिर इससे मिलता जुलता कोरोना का नया वायरस मिला है। और अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या फिर से दुनिया लॉक हो जाएगी। यह डर इसलिए है क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन ब्रिटेन से निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों में फैल रहा है। और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि अब भारत में भी कोरोना के नए स्ट्रेन की घुसपैठ हो चुकी है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि नए स्ट्रेन के कहां कितने मरीज मिले हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर 5 यात्री, जब उनका टेस्ट किया गया तो 5 यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी जब जांच की गई तो यहां पर 2 यात्री पॉजिटिव निकले हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर जांच के दौरान 1 यात्री पॉजिटिव मिला है। इसके अलावा बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी 1 यात्री पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि ये कोरोना के इस नए स्ट्रेन से पीड़ित हैं या नहीं, इसके लिए भी एक डिटेल में जांच की जाएगी। उसके बाद ही पुख्ता तौर पर यह कहा जा सकेगा कि ब्रिटेन से जो लोग हिंदुस्तान आए हैं इनमें ब्रिटेन में पैदा हुआ कोरोना का ये नया स्ट्रेन है। ये तभी जो कंफर्मेशन है वो हो पाएगा। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो संकट है
जो संकट है, जो नया संकट आ रहा है सामने, इसको लेकर एक पैनिक दुनिया भर में मचा हुआ है। इसी पर हम डॉक्टर्स के एक पूरे पैनल के साथ इस समय हम मौजूद हैं। मेरे साथ देश और दुनिया के बहुत रिनाउंड और बहुत जाने माने डॉक्टर्स हैं, उनसे इस बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले पैनल मेरे साथ कौन कौन है मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर रवि गोडसे हैं, एमडी मेडिसिन, यूएसए पेंसिल्वेनिया से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर डीके गुप्ता, सीएमडी हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर रवि गोडसे मैं आपके पास आना चाहूंगा। दुनिया के मैं डॉक्टर एमसी मिश्रा के पास सबसे पहले चल रहा हूं। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी एकदम से पैनिक सिचुएशन हो गई है क्योंकि 40 देश दुनिया के ऐसे हैं जिन्होंने ब्रिटेन आने जाने वाली फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है और यह कहा जा रहा है कि एक डर का माहौल लोगों के बीच है। कितनी सावधानी इस वक्त बरतने की जरूरत है और जो नया स्ट्रेन जिसको कोरोना का कहा जा रहा है, ये कितना इन्फेक्शियस है, कितना घातक है, इससे कितना सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, अभी जो आपने, जैसे आपकी स्टोरी में भी बताया, आपने भी बहुत विस्तार से बताया कि आरएनए वायरसेस में डीएनए वायरसेस की तुलना में जो बदलाव देखने में आते हैं उनके चरित्र में, वो कोई असाधारण बात नहीं है, वो साधारण बात है। और बहुत सारे बदलाव हर देश में आए हैं और आते रहेंगे। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, आखिरी बार नहीं हो रहा है। भारत में भी म्यूटेशंस देखने में आए हैं, बाकी देशों में भी आए हैं। जो इस समय फोकस हुआ वो इस वजह से हुआ कि ब्रिटेन में, जैसे आपने कहा, कि 60-62% तक जो इनफैक्ट संक्रमण देखने में आ रहा है वो नए म्यूटेटेड वायरस की वजह से है। तो मैं तो इसको ऐसे देखूंगा कि अब म्यूटेटेड वायरस ने टेक ओवर कर लिया है ओरिजिनल वायरस के बजाय यूके में। बाकी जगहों पे ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न है, लोगों ने कहा था बच्चों में ज्यादा, अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया है कि बच्चों में ज्यादा देखने में आया है ये। दूसरी बात, जैसे आपने अभी एक स्टोरी चलाई थी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की, वो कह रहे थे कि कोई ऐसा गंभीर बीमारी नहीं हुई है, लोगों के हॉस्पिटल एडमिशंस में बढ़ोतरी नहीं देखने में आई है, उस आईसीयूज में भर्ती देखने में नहीं आई है। तो इसको उसी प्रकार से लेना चाहिए जो हम पिछले 10 महीने से बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, हम फॉलो भी कर रहे हैं कि अपना मास्क लगाएं, पार्टीज न करें, गैदरिंग्स न करें, गैदरिंग्स में न जाएं, और उसके अलावा डिस्टेंसिंग जहां जहां जितनी संभव है जरूर करते रहें मास्क लगा के, और हैंड हाइजीन करते रहें। और अभी सर्दी इतनी हो गई है नॉर्थ इंडिया में खासतौर से, बाकी देश में उतनी नहीं है, साउथ में या वेस्ट में, लेकिन नॉर्थ इंडिया में सर्दी है तो लोग इंडोर्स रहेंगे। तो बिल्कुल भी पार्टीज करने की जरूरत नहीं है घर में या किसी के यहाँ जाने की, और शादी में जाने में परहेज करें। नई साल, क्रिसमस, बहुत कुछ आ रहा है, इसीलिए जो कर्फ्यू लगे हैं ब्रिटेन में या और देशों में, वो इसीलिए लगाए गए हैं कि लोग रात की पार्टियां करते हैं, उसमें गैदरिंग्स होगी तो लोगों को ही नुकसान है, उसे उन्हीं के बचाव के लिए ये जो इसमें लगाया जा रहा है कर्फ्यू, या मुंबई ने लगाया है या और जगह पर लगाया जा रहा है, वो इसी वजह से लगाया जा रहा है कि लोगों को नुकसान। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपके पास लौटूंगा। एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ पैनल में ऐड हो गए हैं। डॉक्टर अमित अरोड़ा लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं। चूंकि ये ब्रिटेन से वायरस फैला है, मैं इस वक्त डॉक्टर अमित अरोड़ा आपके पास आना चाहूंगा। अभी क्या स्टेटस है वहां पर इस वायरस को लेकर? किस तरह के मरीज अभी तक सामने आए हैं? क्या वहां पर फिगर्स सामने आ रही हैं? किस तरह का पैनिक है इस नए वायरस को लेकर? नमस्कार जी। देखिए जी, डॉक्टर मिश्रा ने सब कुछ जो बोला है वो काफी सही बोला है जी। जो वायरस के, मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बताता हूं जी, जो पिछले 10 महीनों से जो यहाँ पे चल रहा है। आप एक नोटिस करें, जब वायरस शुरू हुआ था यहाँ पर, तब शुरू में मान लीजिए घर के किसी एक सदस्य को हुआ तो पूरी फैमिली को साथ में हो जाता था। फिर एक ट्रेंड आया, हमने देखा कि अगर फैमिली में अगर किसी एक को हो रहा है तो बाकी फैमिली मेंबर्स को नहीं हो रहा, यानी कि वो जो वो कंटेजियस था उतना कंटेजियस नहीं रहा। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि दोबारा जो एविडेंस आ रहा है वो ये कह रहा है कि ये वायरस फिर से कंटेजियस हो गया है। तो वायरस म्यूटेट करते हैं, वो करते रहेंगे। कर्फ्यू इसलिए लगाया गया है क्योंकि केसेस काफी बढ़ गए हैं। केसेस बढ़ने की वजह से क्या होता है,
कि डेथ रेट उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन चूंकि केसेस बढ़ेंगे तो उसमें से काफी क्या होगा, हमारे जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो प्रभावित होंगे, क्योंकि बुजुर्गों का जो इम्यून सिस्टम हमारे जितना स्ट्रांग नहीं होगा, उनकी डेथ रेट उनकी बढ़ने की एक आशंका या एक मतलब उनके डेथ रेट का एक चांस बढ़ जाएगा। उन डेथ्स को रोकने के लिए ब्रिटेन में कर्फ्यू लगाया गया है, ताकि हम लोग ना मिले आपस में। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये प्रिकॉशनरी मेजर है, सावधानी की जरूरत है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये ब्रिटेन में लॉकडाउन एज ए प्रिकॉशन लगाया गया है, ताकि पिछले बार की तरह चीजें हाथ से ना निकलें। और जी एक बात आपको और बताना चाहूंगा, पिछले 10 महीने के मुकाबले हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी को इस वायरस से लड़ने के बारे में ज्यादा जानकारी है। तो अगर इन्फेक्शंस होती भी हैं तो डेथ्स जो हैं पहले के मुकाबले नहीं होंगी, पहले के मुकाबले कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। और एक अच्छी न्यूज ये है कि उम्मीद है कि नए साल में जो वैक्सीन, एक और वैक्सीन आ जाएगी। जो वैक्सीन आ जाएगी तो उसके बाद जो वैक्सीन का रोल आउट जल्दी हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन आने के बाद, तो उससे क्या है कि केसेस और जल्दी कम हो जाएंगे। तो अभी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये है कि क्योंकि ये कंटेजियस है तो दूसरों को इन्फेक्ट करता है, तो एक एंजाइटी वरी पहले से ही हमारे पास फैली हुई है, तो बढ़ जाएगी पेशेंट्स में और आम जनता में। तो फिलहाल तो यही कहूंगा, अभी पैनिक ना करें। जो हम पिछले 10 महीनों से कर रहे हैं वही करते रहें। मास्क पहने, पार्टीज ना करें, इकट्ठे ना हो, और मतलब हैंड वॉश और जेल वगैरह लगाते रहें। बाकी ज्यादा पैनिक नहीं करें अभी। ठीक है, मैं इस वक्त चलता हूं डॉक्टर रवि गोडसे के पास। डॉक्टर गोडसे, इस वायरस को लेकर बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं, बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में इस वक्त हैं। यह भी कहा जा रहा है कि 70% ज्यादा ये खतरनाक है वायरस पुराने वाले कोरोना से, और इस वायरस को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि बच्चों और बुजुर्गों को यह सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। यह भी इस बारे में जानकारी मिल रही है। तो इन बातों में जो चल रही है अभी पब्लिक डोमेन में, कितनी सच्चाई है इस वायरस को लेकर जो बातें चल रही हैं? ठीक है, मैं इसी सवाल को लेकर डॉक्टर रवि मलिक के पास चलता हूं। डॉक्टर मलिक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कहा जा रहा है कि 70% ज्यादा खतरनाक है वायरस कोरोना से, इन चीजों में कितनी सच्चाई? देखिए, ऐसा है कि खतरनाक बिल्कुल नहीं है 70% ज्यादा फैलता है। ये जो वायरस है ये भागता बड़ी जल्दी है, ये बड़ी जल्दी से फैलता है। इसकी इन्फेक्टिविटी जो है वो 70% ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो मॉर्टेलिटी है या जो इसका एग्रेसिवनेस है वो ज्यादा है। 70% लोगों को, सपोजिंगली एक कम्युनिटी में 1000 लोगों को इन्फेक्शन होनी है, तो अगर ये स्ट्रेन है तो 1700 लोगों को इन्फेक्शन होगी। लेकिन ये नहीं है कि उसके अंदर मृत्यु दर बढ़ेगी। आपको एक चीज और बता दूं, इसके फैलने की और तेजी की आप अंदाजा इस तरह से लगाइए कि आज से 20 दिन पहले ये यूके के अंदर 25% लोग जो ग्रसित थे कोविड से, 25% आज 60% है इस ट्रेन से। इतनी तेजी से इसने एनगल्फ कर लिया है यूके को कि 60% जो पॉपुलेशन है जिसको कोविड है वो 60% इस नए स्ट्रेन की वजह से है, जो कि महीना पहले केवल 25% जो है ये स्ट्रेन था। दूसरी चीज ये है, ये स्ट्रेन फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था सितंबर के आसपास, 3 महीने पहले। तो काफी संभावना है कि ये विश्व के कई सारे और जगहों पर, और कई जगह पर डिटेक्ट भी हुआ है, ये कई और जगहों पर भी फैल चुका होगा। और मेरे ख्याल से प्रिकॉशन लेनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि अगर ये इस तरह से फैला तो बड़ी जल्दी एनगल्फ करेगा, न्यूक्लियर रिएक्शन करके बहुत सारे लोगों को जो है ये पकड़ सकता है। लेकिन इससे जो मॉर्टेलिटी है, यानी कि जो मृत्यु की दर है, वो ज्यादा नहीं हुई है, ये एग्रेसिव नहीं है ज्यादा। हाँ, एक दो डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये बच्चों के अंदर जल्दी फैलेगा। जो क्लासिकल कोविड जो हमारा पहले चल रहा था वो बच्चों के ऊपर बहुत प्रोटेक्टिव था। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो केवल 2% लोग जो हैं, अभी तक जितने लोगों को कोविड हुआ केवल 2% जो वो है जो 18 साल से कम है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज है कि जो क्लासिकल हमारा पुराने वाला कोविड था, जो इनिशियल कोविड था, वो बच्चों के लिए बड़ा प्रोटेक्टिव था और बच्चों को इफेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स अभी इसकी इनिशियल शो की आ रही हैं कि शायद बच्चों में ज्यादा इन्फेक्ट करेगा। तो ये डेफिनेटली थोड़ी डिस्टर्बिंग चीज है। ठीक है, खतरनाक ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, दूसरी तरफ से आप ये भी कह सकते हैं कि अगर 70% इन्फेक्टिविटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली लोग ज्यादा इफेक्ट होंगे तो ज्यादा की मृत्यु होगी। लेकिन परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो ये खतरनाक नहीं, उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ज्यादा कंटेजियस है। क्योंकि यह भी कहा जा रहा था कि जो कोरोना का वायरस था, पहले वाला वायरस था, वो संपर्क में आने के 5-1 मिनट के बाद शायद असर करता है, लेकिन ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन को फैला देता है। डॉक्टर डी के गुप्ता,
जैसे अभी डॉक्टर रवि मलिक ने बात की कि अब जरूरी यह है कि पकड़ा जाए इसको, कि ये कैसे है, इसको टेस्टिंग इसकी होनी चाहिए। तो टेस्टिंग क्या इसकी वही आरटीपीसीआर जो टेस्टिंग अब कोरोना में होती थी, क्या वही टेस्ट मेथड इस पे काम करेगा या इसके लिए कोई डिफरेंट मेथोडोलॉजी रहेगी? अब के लिए बिल्कुल डिफरेंट मेथोडोलॉजी है। इसमें जीनोमिक टाइपिंग होगी इसकी, ठीक है। वो स्टार्ट इंडिया में लगभग 6-7 जगह सेंटर्स होती है। एक इंस्टीट्यूट ऑफ इसका है वायरोलॉजी का आईसीएमआर का पुणे में, वहां पे होती है। उसके बाद बैंगलोर में, कई और स्टेट्स में स्पेन का जो कैरियोटाइपिंग करते हैं वो होती है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें, अभी हम लोग बहुत इनिशियल स्टेज में जो रिसर्च की बात करें, डेफिनेटली इसका ट्रांसमिशन रेट 60%, तो इसका मतलब ये इन्फेक्टिव ज्यादा लोगों को करेगा, ज्यादा लोगों को कॉम्प्लिकेट करेगा, और हो सकता है अगर किसी देश में फैलता है तो वहां पे ये हेल्थ केयर रिसोर्सेज जो है उनकी कमी कर सकता है। मतलब बेड कम हो सकते हैं, डॉक्टर्स कम हो सकते हैं, नर्सेज कम हो सकते हैं। रही बात वैक्सीन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन के पे अभी इसका ज्यादा कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और खास करके जो होलसेल वैक्सीन होंगी, जैसे हम लोग स्पुतनिक वैक्सीन की बात कर रहे हैं, भारत बायोटेक की वैक्सीन कर रहे हैं, जो होलसेल वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, उन पे ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज जो अभी तक म्यूटेशन देखेंगे वो लगभग 12,000 से ज्यादा म्यूटेशन देखेंगे, उनमें मैक्सिमम म्यूटेशंस हैं वो स्पाइक प्रोटीन्स में हैं। जिन स्पाइक प्रोटीन से हमारी ये रेस्पिरेटरी सेल्स को इफेक्ट करता है, जहां पे चिपकता है थ्रू एस रिसेप्टर के, उस पे देखा गया है। तो अगर, और उसमें भी क्या होता है, ये बहुत स्मॉल म्यूटेशंस होती हैं। जैसा हम देखते हैं वायरस की फितरत होती है कि ये लोग, इनमें म्यूटेशन बहुत कॉमन होती हैं, और खासकर जितने भी रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू की बात करें तो स्वाइन फ्लू का वायरस है, उसमें जेनेटिक शिफ्ट और जेनेटिक ड्रिफ्ट, दो तरह की म्यूटेशंस होती हैं जो बहुत कॉमन है। हर साल हम देखते हैं उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, छोटा मोटा म्यूटेशन होता रहता है, उसकी वजह से हम वैक्सीन चेंज नहीं करते। बट 3-4-5 साल में एक बार ऐसा होता है, कभी कभी बड़ा जीनोम चेंज हो जाता है, बड़ी म्यूटेशंस होती हैं, तो उस टाइम उसको हम बोलते हैं जेनेटिक शिफ्ट, तब जाके हमें वैक्सीन चेंज करनी पड़ती है। तो WHO उस स्ट्रेन पे भी नजर रखता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है हमारे पास। ठीक है, ठीक है सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन से जो भी लोग भारत आए हैं उनकी अब जांच की जाएगी। 25 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच जितने भी लोग ब्रिटेन से भारत आए हैं उनकी अब जांच करेगी सरकार, और इसके लिए बाकायदा सरकार ने सभी यात्रियों की एक लिस्ट, एक सूची तैयार कर ली है। 25 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच करीब 50,000 लोग ब्रिटेन से हिंदुस्तान आए हैं। इन सभी लोगों की एक लिस्ट तैयार कर ली गई है, और इस लिस्ट के आधार पर ही अब इन सभी लोगों की जांच की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लगातार भारत सरकार की ओर से इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। बाकायदा लिस्ट तैयार कर ली गई है, करीब 50,000 लोग हैं जो ब्रिटेन से भारत आए थे। इस अवधि के दौरान इन सभी लोगों की अब जांच की जाएगी। डॉक्टर MC मिश्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन सभी लोगों की जांच हो, प्लस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, कि ये लोग कितने लोगों के संपर्क में आए, क्या उनकी जांच भी जरूरी हो जाएगी? बिल्कुल, अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाएंगे तो इससे अच्छी कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। और कम से कम जो अब आ रहे हैं उन लोगों के तो एयरपोर्ट पे करके क्वारंटीन करें, उनको जब तक पता नहीं लगे कि वो पॉजिटिव कौन सा स्ट्रेन है। और अगर उनको जितना कम हम सोसाइटी में ले जाएंगे और लोगों से वो मिले, उसको जितना कम कर सकते हैं उतना कम होना चाहिए। हालांकि जो अब 25 नवंबर से आप कह रहे हैं, तो अभी तो लोग चले गए हैं जगहों पे और लोगों से मिल लिए हैं। और ये फिर से मैं यही कहूंगा कि देखिए, वायरस एक ऐसा कीटाणु है, चाहे बैक्टीरिया वायरस, जिसको ज्योग्राफिक बाउंड्रीज नहीं रोक सकती हैं। उसमें हम सबसे बचाव के उपाय जो हम कर रहे हैं वही हमारे लिए वैक्सीन है, वही हमारे लिए स्वास्थ्य का सबसे बड़ा साधन है आज के परिवेश में। और इसको लोगों को समझना, और जैसे आप समझा रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं इस बात को, तो इसमें वही अगर हम बिहेवियर जिसको बोलते हैं वो करते रहेंगे तो म्यूटेटेड वायरस से भी बचे रहेंगे, और जो कोविड का अपना ओरिजिनल वायरस है उससे भी बचे रहेंगे, पोल्यूशन से भी बचे रहेंगे। तो इसमें सबको ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, दूरी, हैंड हाइजीन, नो गैदरिंग, नो मैरिज, नो न्यू ईयर पार्टी, नो क्रिसमस पार्टी, ये बहुत महत्व इसको रोक के रखने में। और यूके में जैसे 60% हो गया, बाकी जगह अभी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन ज्यादा हो सकता है अगर लोग इसको नहीं मानेंगे तो ये जरूर बढ़ जाएगा सब जगह, क्योंकि वायरस को
कोई भी बाउंड्री रोक नहीं सकती, लोगों का बिहेवियर रोक सकता है इसको। जी जी जी। डॉक्टर अमित अरोड़ा, जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, क्या ये नया जो स्ट्रेन है वायरस का, क्या वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को अफेक्ट करेगा? क्या उसमें अब किसी तरह के चेंज की जरूरत है? क्योंकि म्यूटेशन हुआ है, इसका नया स्वरूप अब सामने आ रहा है, तो उसके लिए नए वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी। और क्या जब जब म्यूटेट होता रहेगा आगे, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी तक शायद करीब 25 बार के आसपास म्यूटेशन हुआ है इसमें, तो क्या हर म्यूटेशन पर फिर नई वैक्सीन पर जाना पड़ेगा? देखिए, अभी तो ये कहना प्रीमेच्योर होगा क्योंकि पहली वैक्सीन नहीं अभी लगी है, तो ये कहना कि अभी और वैक्सीन सर मैं डॉक्टर अमित अरोड़ा से ये सवाल लिया था। डॉक्टर अमित अरोड़ा जी जवाब दें इसका। जरूर जी। अभी ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि जो वैक्सीन है वो काम करेगी या नहीं करेगी। जो फाइजर कंपनी जिसकी वैक्सीनेशन यूके में शुरू हो चुकी है, वो कह रही है कि वैक्सीन काम करेगी, और नहीं भी काम करेगी तो वो 6 हफ्ते के अंदर नई वैक्सीन बना सकते हैं जो इस नए म्यूटेंट वायरस पे काम करना शुरू कर देगी। प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि जो नई वैक्सीन बनाएंगे उसको रेगुलेटरी अप्रूवल के थ्रू जाना पड़ता है, तो थोड़ा डिले और हो सकता है। पर अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जो करंट वैक्सीन अवेलेबल है वो काम नहीं करेगी। उसके लिए भी थोड़ा वेट करें, अभी थोड़ा पैनिक नहीं करें। तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 हफ्तों में बात क्लियर हो जाएगी। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा जो हमने नोटिस नहीं की है। अब ये ब्रिटेन में ये वायरस इसलिए डिटेक्ट हुआ है क्योंकि ब्रिटेन ने इसको एक्टिवली पकड़ने की कोशिश की है। हुआ क्या था कि जब लॉकडाउन हुआ पिछले महीने, अब नवंबर में जब लॉकडाउन हुआ था, हमने देखा कि कैंट में जो केसेस हैं वो कम नहीं हो रहे थे, बाकी एरियाज में कम हो रहे थे। तो यूके ने क्या किया, वो चेक करना शुरू किया कि कैंट में कम क्यों नहीं हुए। उस टाइम मालूम पता चला इस नए जीनोम और इस नए वायरस के बारे में और नए म्यूटेंट स्ट्रेन के बारे में। हो सकता है कि ये वायरस जरूरी नहीं है कि ब्रिटेन में आया है, ये वायरस कहीं और से फैला है, कहीं और चल रहा है, पहले से चल रहा हो सकता है, और किसी और कंट्री में पहले ही फैल चुका है जिसकी वहां पे एक्टिवली मॉनिटरिंग या टेस्टिंग नहीं हुई है। तो अभी कहना ये कि ब्रिटेन से निकला है मुश्किल है। अभी थोड़ा वेट करें, अभी थोड़ा डेटा आने वाले हफ्तों में कुछ और आएगा तब हम बता पाएंगे। पर फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा कि पैनिक नहीं करें, उम्मीद रखें कि जो हम पहले करते आए वही करें, सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग करें, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया, सब कुछ क्लियर कर दिया है, पहले ही सब कुछ बता दिया है, वही सब बातें करते रहें और थोड़ा सा इंतजार करें, वेट करें, अगले 2-3 हफ्तों में सब क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, मेरे साथ डॉक्टर रवि गोडसे भी जुड़ गए हैं, पेंसिल्वेनिया अमेरिका से इस वक्त साथ में जुड़े हैं। डॉक्टर रवि गोडसे, क्या यूएस में इस नए स्ट्रेन का कोई केस अभी आया है, कोई नोटिफाई हुआ है ऐसा केस? नहीं, देखो, सबसे पहले तो ये देखना है कि दूसरी लहर आई है, उसके वजह से हम लोग ये म्यूटेशन को ढूंढ रहे हैं या दूसरे ये म्यूटेशन की वजह से दूसरी लहर आई है, वो देखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि क्या हम लोग ढूंढने लगे इस म्यूटेशन को। दूसरी बात है, ये तो आरएनए वायरस है, फ्लू वायरस जैसा है, तो म्यूटेट तो होता ही है। फ्लू वायरस का भी वैक्सीन हर साल लेना पड़ता है। फाइजर अभी कह रहा है कि 2 साल बाद वैक्सीन बूस्टर लेना पड़ेगा जी। तो लेकिन ये जो वैक्सीन है दैट अटैक्स द स्पाइक प्रोटीन, एंड स्पाइक प्रोटीन इज द मेन कोर ऑफ कोविड। तो अगर म्यूटेट भी हो गया ना, अगर 70% ज्यादा इन्फेक्टिव है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, अगर म्यूटेट हुआ भी, मतलब अगर ये नकुल है तो उसका सहदेव हो जाएगा, वो नकुल का दुशासन नहीं होगा। तो वैक्सीन तो डेफिनेटली चलेगी मेरे ख्याल से। और अभी हमको ये देखना चाहिए, देखो कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा केसेस बढ़ गए, तो ये लॉकडाउन, मास्क वगैरह सब अच्छा है, सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन इससे वायरस का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो अगर ठीक है सर, आपके ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपके पास मैं वापस लौटूंगा। मैं डॉक्टर रवि मलिक के पास चल रहा हूं। डॉक्टर रवि मलिक, क्या उसी तरह की सावधानियां हमको बरतनी होंगी जैसे हमने कोरोना काल में बरती थी? क्या वही सारे सेफ्टी मेजर, प्रिकॉशनरी मेजर लेने होंगे, बार बार हाथ धोना है और मास्क पहनना है, वो सारी सावधानियां भी जारी रखनी होंगी? बिल्कुल वही सावधानियां जारी रखनी होंगी। ये कोई नई सिचुएशन नहीं है। जब भी वायरसेस आते हैं, सदियों के साथ में अगर हम अपने एक्सपीरियंस को देखें
तो वायरस म्यूटेट होते रहे हैं और हाइब्रिड वैरायटीज आती रही हैं। अगर हम इन्फ्लुएंजा, फ्लू, स्वाइन फ्लू वगैरह की भी अगर बात करते हैं तो इनके अंदर भी म्यूटेशंस हुई हैं और हर साल कई बार म्यूटेशन होती है और कई बार तो वैक्सीन को भी बदलना पड़ता है म्यूटेशंस की वजह से। तो ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं है। दिस वाज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड थी कि वायरस जो अपना रूप या प्रतिरूप बदलेगा। वायरस अपना रूप प्रतिरूप बदल ले वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी प्रिकॉशन सेम रहेंगी। इनफैक्ट ये जो चेंजेस हैं ये इतनी माइनर हैं कि ये अभी वैक्सीन के ऊपर भी इफेक्ट नहीं करेंगे। जो ये हमारी इफेक्टिव वैक्सीन है, ये वैक्सीन इस स्ट्रेन के खिलाफ भी जो है वो प्रिवेंशन करेगी, जो कि इनिशियल रिसर्चेस कह रही हैं। तो इस तरह की छोटी मोटी तब्दीलियां वायरस में आती हैं और ये रूप लेती हैं, लेकिन हम जैसे कि कहीं ना कहीं हम सब लोग मोमेंटम छोड़ते जा रहे हैं अपनी प्रिकॉशंस का। हम हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, कॉफ एथिक्स, इन सबको बिल्कुल ना भूलें और इनकी प्रिकॉशंस को हम जारी रखें, क्योंकि अगर वैक्सीन आज भी आती है तो भी हमारी हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप होने में 1, 1.5, 2 साल लगेंगे, क्योंकि वैक्सीन सब लोगों को लगे, हर्ड इम्यूनिटी 70% तक आए। ये एक लंबा सफर है अभी। और ये चीज जरूर है कि ये म्यूटेंट स्ट्रेन जो है बहुत ज्यादा ना फैले, तो उसके लिए देशों ने जो प्रिकॉशंस लिए, हमारे देश ने भी प्रिकॉशन लिए, यूके वगैरह से जो फ्लाइट्स को रोका है, कर्टेल किया है, ये बड़ी जरूरी चीज है कि हम उसको तुरंत जो है कर्टेल करें ताकि इन्फेक्टिव स्टेज हमारे पास ना आए। इस इन्फेक्टिव स्ट्रेन की सिर्फ एक ही दिक्कत है कि ये बड़ी तेजी से फैलता है। जी। यूके की पॉपुलेशन 6 से 7 करोड़ है, हमारे देश की पॉपुलेशन 135 करोड़ है। अगर ये हमारे देश में आता है और 70% की इन्फेक्टिविटी ज्यादा लेकर आता है तो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा हमारे देश का खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर बहुत जबरदस्त जोर डाल सकता है। तो पहली चीज तो हमारी मुहिम सबकी ये रहनी चाहिए कि ये स्ट्रेन हिंदुस्तान में ना आए, ये वहीं पर ही खत्म हो जाए और यहाँ पर ना फैले। और दूसरी चीज ये है कि लोग और ज्यादा ज़ील के साथ और ज्यादा प्रिकॉशंस को फॉलो करें, क्योंकि इस वायरस की रक्षा कवच केवल और केवल प्रिकॉशंस हैं जब तक कि वैक्सीन हमारी अवेलेबल नहीं होती है। और जैसे कि डॉक्टर गुप्ता ने बड़ी अच्छी चीज बताई है कि जेनेटिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट, ये छोटी मोटी जो ड्रिफ्ट्स हैं ये होती रहती हैं। ये स्पाइक प्रोटीन्स के अंदर हो रही हैं, जो अटैचमेंट के ऊपर जो अटैच करता है सेल के ऊपर और उसके बाद आगे टॉक्सिसिटी करता है। तो ये जो विषाणु है इसके अंदर इस तरह की चेंजेस आते रहती हैं। हमें जागरूक रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर डीके गुप्ता, क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, कुछ है जिनको मंजूरी मिल गई है और अर्ली मंजूरी जिन्होंने मांगी है, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद जनवरी के आखिर से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, तो क्या वो वैक्सीनेशन की प्रोसेस आपको लगता है कि अब जल्दी कर देनी चाहिए? नहीं, वैक्सीन की प्रोसेस तो जल्दी करनी चाहिए, हमें इस स्ट्रेन की वजह से नहीं, बिकॉज ऑलरेडी इतना बड़ा वायरस आ चुका है, वो स्ट्रेन ही काफी हम सबको इन्फेक्ट करने के लिए। तो अगर जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप करनी है, तो एक तो है कि नेचुरल इन्फेक्शन होता रहे और 70% लोग इन्फेक्ट हो जाए, उसके बाद हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो, तब हम रुकें। एक तरीका क्या है कि हम आर्टिफिशियली इम्यूनाइज करते हैं लोगों को, इनोकुलेट करके वैक्सीन को, और जितना जल्दी हम लोगों को कवर कर देंगे, जो बैलेंस पॉपुलेशन बच्चे ही मान लेते हैं हम कि सीरो कन्वर्जन 30-40% अक्रॉस इंडिया हो चुका है, तो लगभग 20-30% लोगों को भी अगर हम वैक्सीन लगा देंगे जिनको नहीं हुआ है, तो हार्ड इम्यूनिटी थोड़ा जल्दी आ जाएगी। तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैक्सीनेशन की पाइपलाइन में बहुत 2-3 वैक्सीन इंडिया में ऑलरेडी है, जो हमें पता है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, भारत बायोटेक की है, और तीनों वैक्सीन लास्ट फेज के ट्रायल में सबके ट्रायल्स के रिजल्ट सब लोगों ने सबमिट कर दिए, और मोस्ट प्रोबेबली हम इसी साल हम 1 या 2 वैक्सीन, कम से मिनिमम 1 या 2 वैक्सीन फाइजर और कोविशील्ड वैक्सीन का हमको अप्रूवल मिल जाएगा, जो DCGI की हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो हम देख रहे हैं कि अगर ये जो नया स्ट्रेन आया है, इसकी क्रॉस इम्यूनिटी जो करंट स्ट्रेन से है नहीं, वो देखनी है। अगर करंट स्ट्रेन से क्रॉस इम्यूनिटी नहीं है तो दिक्कत कर सकता है, अदरवाइज अगर क्रॉस इम्यूनिटी है, मतलब इतना माइन्यूट म्यूटेशन है कि अगर एक बंदा पहले कोविड-19 वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है और उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, तो दोबारा इस वायरस से इन्फेक्ट ना हो। तो अगर दोबारा हो सकता है, इतना मेजर चेंज हो गया, जेनेटिक शिफ्ट हो गया, तो दिक्कत वाली बात है। अगर इतना मेजर शिफ्ट नहीं हुआ, इतना बड़ा म्यूटेशन नहीं हुआ, तो टेंशन वाली बात नहीं, तो इम्यूनिटी भी रहेगी, नेचुरल इम्यूनिटी भी रहेगी और वैक्सीन भी इफेक्टिव रहेगा। तो इसलिए ये ऑलरेडी एक अच्छी बात क्या है कि इतने बड़े पेंडेमिक में हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने मिलकर इतनी अच्छी वैक्सीन डेवलप कर दी है, मल्टीपल टाइप की, मतलब लाइक इसमें 8-10 तरह के वैक्सीन के टाइप होते हैं, जैसे लाइव वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन होती है, एसेलुलर वैक्सीन होती है, प्रोटीन वैक्सीन होती है, स्पाइक वैक्सीन होती है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, आजकल जेनेटिक मटेरियल की नई वैक्सीन जो mRNA वैक्सीन फाइजर ने, तो इतने सारे टाइप्स के वैक्सीन है, इतने सारे ऑप्शन बन गए हमारे पास, तो डरने की कोई बात नहीं है। बिकॉज अगर कोई
चेंज, मेजर चेंज भी होता है तो प्लेटफॉर्म बन चुका है, रिसर्च का प्रोसेस पता है, वायरस आइसोलेट हो चुका है, नया वाला भी यानी कि उतना टाइम नहीं लगेगा जितना कोरोना की वैक्सीन बनने में टाइम लग गया, जितना रिसर्च उसमें हुई उतना टाइम नहीं लगेगा, वही रिसर्च आगे भी काम में आएगी। का सबसे घातक दौर चल रहा है। पिछले एक हफ्ते में 18,000 लोगों की करीब अमेरिका में मौत हो चुकी है और इसी एक हफ्ते के दौरान करीब 13 लाख से ज्यादा नए मामले अमेरिका में सामने आए हैं। पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो 5,300 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है और इन्हीं 2 दिनों में करीब 4 लाख नए केस भी सामने आए हैं। तो पिछले एक हफ्ते के दौरान अमेरिका में तेजी से उछाल हुआ है कोरोना के मामलों में। इस एक हफ्ते में 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इसी एक हफ्ते में 13 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। डॉक्टर रवि गोडसे के पास मैं चल रहा हूं क्योंकि यूएस की ये ब्रेकिंग है, अमेरिका की ब्रेकिंग है। डॉक्टर गोडसे, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शायद वायरस यूएस से ये आगे स्प्रेड हुआ हो और पिछले एक हफ्ते में जिस तरह की परिस्थितियां हुई हैं यूएस में, क्या ये माना जा सकता है ऐसा कुछ है वहां पर? देखो, जो स्प्लैनिश फ्लू हुआ था 1918 में जी, तो उसका जो दूसरा पीक आया था वो शायद कहते थे कभी कभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस से निकला हो। मेरे ख्याल से ये वायरस यूएस से निकला नहीं, पता नहीं है। और देखो, अगर आप सबमरीन में हो और आपको पानी दिख रहा है तो पानी दिखने के बाद खिड़की बंद करके क्या फायदा है? पानी दिख रहा है, इसका मतलब अगर सितंबर से ये यूके में आया है वायरस तो ये कोरोना इतना खतरनाक है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है वो। तो क्या आपके बुलेटिन पढ़ के नहीं सोचेगा अभी मैं इंडिया नहीं जाऊंगा, अभी मैं बेल्जियम नहीं जाऊंगा? अगर इतना यूके के फ्लाइट्स तो सब पूरे चालू थे ना। और एक अच्छी बात है ये म्यूटेशन की कि ये ज्यादा डेडली या ज्यादा हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन संख्या शास्त्र के मुताबिक देखा गया कि इंडिया का रिकवरी रेट सारे जहां से अच्छा है। तो अगर 100 केसेस आते हैं और इंडिया में से उसमें 92 बरामद होते हैं, 6 लोग अस्पताल, 7 लोग अस्पताल जाते हैं और अगर एक आदमी मर जाता है 100 में से एक, तो अगर सडनली 100 केसेस से 170 या 200 केसेस हो गए तो एक के बजाय 2 आदमी मर जाएंगे ना। और हर्ड इम्यूनिटी हम जो लोग कह रहे हैं 70%, अगर 70% लोगों में लाना है विथ 1% मॉर्टेलिटी या 1% से भी कम, तो भी कितने लोगों को गंवाना पड़ेगा? तो अभी मैं इस बात से हैरान हूँ, अमेरिका में एटलीस्ट वी आर सीइंग द रे ऑफ होप कि वैक्सीनेशन ऑलरेडी चालू हो गया, मुझे मिल गई ऑलरेडी, डॉक्टर्स को मिल गए, 0.4% पॉपुलेशन को ऑलरेडी मिल चुका है। मैं इस बात से हैरान हूँ कि इंडिया अभी ये क्यों कह रहा है कि सोच रहेंगे, देखेंगे, फैसला करेंगे। ये क्या मामला है? फाइजर का जो वैक्सीन का ट्रायल हुआ था इंडिया में, उसका एक भी पेशेंट नहीं है। इंडिया में तो कुछ पेशेंट नहीं है, तो फाइजर का क्या जांच करना है इंडिया को? सिर्फ पेपर्स जांच करने हैं ना। तो पेपर पढ़ने को कितना टाइम लगता है? यूके ने परमिशन दे दी, बहरीन ने दे दी, कनाडा ने दे दी, अमेरिका ने दे दी, अभी इंडिया फाइजर को परमिशन क्यों नहीं देता और 5-10 लाख डोसेस क्यों नहीं लाता? वो कह रहे हैं कि डीप फ्रीज नहीं है। वो डीप फ्रीज नहीं है तो हमको मार्च या अप्रैल से पता था, तो पिछले 10 महीने क्या चल रहा था? वो डीप फ्रीज की जरूरत ही नहीं है। अगर वो फाइजर थर्मल शिपर में आ जाता है, हर 5 दिन बाद उसको अगर ड्राई आइस रिप्लेस किया तो फाइजर को फाइजर यूज कर सकते हैं, इंडिया में कहीं भी यूज कर सकते हैं। मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वो सिर्फ 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर में रह सकती है। मॉडर्ना को अभी तक ईयू ने अप्रूवल नहीं दिया है, 6 जनवरी को देंगे। ये भारत को मौका है, आज मॉडर्ना को अप्रूवल दे दे, कुछ काम चालू करे, वैक्सीनेशन चालू करे। ये मास्क वगैरह पहनना अच्छा है, सोशल डिस्टेंसिंग अच्छा है, लेकिन इससे अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। कैलिफोर्निया ने कितनी अच्छी तरह से किया था, ये सब चीजें की थी। कैलिफोर्निया में देयर आर मोर मास्क देन देयर आर फेसेस। सबसे पहले लॉकडाउन, सबसे उनके पास कितना पैसा है, उनका जीडीपी दुनिया के कई नेशन से भी ज्यादा है, फिर भी कैलिफोर्निया में अभी 2 लाख कितने केसेस आ रहे हैं। तो ये वायरस को अभी मिटाना, घर बैठ के मास्क डाल के, वायरस तो जाके उसको खत्म करना है। तो वो वैक्सीनेशन डेफिनेटली चलेगी। ये म्यूटेशन इतना बड़ा नहीं होगा, ये स्पाइक प्रोटीन पे है, फिर डरने की बात नहीं है। वैक्सीनेशन जल्दी चालू करो, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है डॉक्टर अमित अरोड़ा, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन जरूरी है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। बहुत जल्दी वैक्सीनेशन को शुरू कर देना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर गोडसे कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, वैक्सीनेशन जल्दी शुरू करनी चाहिए। और जो वो फाइजर की वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं देने की, वो देनी इतनी आसान है, उसके लॉजिस्टिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। हमने यूके में शुरू की है, मुझे अभी नहीं लगी है,
हमारे यहाँ पे बड़े बड़े हब्स बनाए गए हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन दी जा रही है और उसका स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है। कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन भी हुआ है, पर उनको एलर्जीज पहले से थी। हर पेशेंट को देने के बाद हमें 15 मिनट ऑब्जर्व करना पड़ता है, तो उसके लॉजिस्टिक्स इतने आसान नहीं है और इंडियन सर्कमस्टांसेस में थोड़े वो मुश्किल होंगे। और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, उसको 4 बार से ज्यादा मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। उसको डाइल्यूट करने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर वो देनी पड़ती है, तो मास वैक्सीनेशन सेंटर खोलने पड़ेंगे उसके लिए। जबकि जो दूसरी वैक्सीन है, जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है और जो इंडिया अपनी वैक्सीन बना रहा है, उसको देना रिलेटिवली आसान होगा। उम्मीद है कि जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है उसको अप्रूवल इस साल के एंड या जनवरी के पहले हफ्ते तक मिल जाएगा और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो यूके में तेज हो जाएगी अगले महीने से। और मुझे लगता है जब इंडिया में मिल जाएगा अप्रूवल तो यूके में अप्रूवल मिल जाएगा तो इंडिया में भी अप्रूवल मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इंडिया में भी उसका ट्रायल हुआ है। और जब उसका अप्रूवल मिल गया तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी वैक्सीनेशन जल्दी शुरू हो जाएगी, मुझे लगता है अगले महीने से। और जहां तक मेरे कुछ कलीग्स हैं, मुझे बताया गया है इंडिया में कि सरकार ने कुछ डेटा मंगवा लिया है डॉक्टर से कि वहां पे कितने हेल्थ के स्टाफ काम कर रहे हैं, ताकि उनको प्रायोरिटी देके उनको पहले वैक्सीनेट किया जाए, उसके बाद बुजुर्गों को। और वहां पे मतलब एक बना लिया सरकार ने, अपने प्रोटोकॉल कुछ अंदर से वो तैयार कर रही है, वैक्सीनेशन देने की तैयारी हो रही है। अप्रूवल देने की जो बात कर रहे हैं, हर कंट्री का अपना एक प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि इंडिया भी शायद वो फॉलो कर रहा होगा, वो देख रहे होंगे, सब डेटा स्टडी कर रहे होंगे, और मुझे लगता है कि अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा। अच्छा डॉक्टर अरोड़ा, मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूं कि अभी तक इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ पता चला है कि ये जो नया स्ट्रेन है ये यूके में आया कहां से और अभी तक ये कितने लोगों के बीच फैल चुका है, इस बारे में कोई जानकारी दे पाए आप? इसके देखिए जी, एग्जैक्ट फिगर्स जो है, एग्जैक्ट नंबर्स तो किसी के पास भी नहीं होंगे। ये जीनोम जो है, ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन है काफी महीनों से फैल रहा है। और जैसे कि बताया कि इसको पकड़ा कैसे गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट को पकड़ा कैसे गया, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ, दूसरी बार जब लॉकडाउन हुआ था नवंबर के महीने में, तब पूरे यूके में केसेस कम हुए थे सिवाय केंट के। तब इन लोगों ने स्टडी किया कि केंट में केसेस क्यों कम नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने पीसीआर टेस्टिंग के अलावा इन्होंने जेनेटिक टेस्टिंग की, कौन सी की इसमें कोई म्यूटेशन, एक्स्ट्रा म्यूटेशन तो नहीं है, तब जाके ये पकड़ा गया है। तो जरूरी नहीं है कि यूके से ओरिजिन हुआ है, कहीं और से भी ओरिजिन हुआ हो सकता है और यूके में आया हो, और हो सकता है कि बाकी कंट्रीज में ऑलरेडी फैल चुका है जहां पे इसकी भी जेनेटिक टेस्टिंग नहीं हुई है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमको ये पता है कि चलिए ये ज्यादा मतलब कंटेजियस है, दूसरों को जल्दी संक्रमण हो जाता है, लेकिन एक कोरोना वायरस के बारे में पहले से आप ध्यान, जो हमें पहले से कुछ फैक्ट्स पता है, अगर वायरस पकड़ता भी है तो 80% लोग जो हैं बिना किसी हॉस्पिटल एडमिशन के, बिना किसी दवाई के वैसे ही ठीक हो जाते हैं। जो उसके बाद 81 से लेके जो 95% की कैटेगरी है, उनको मॉडरेट सिम्टम्स हैं, वो घर बैठे ठीक हो सकते हैं। और जो लास्ट के जो 5% जो सीवियर केसेस हैं, उनको हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ती है। और उन हॉस्पिटल एडमिशन में से भी काफी लोग जो हैं मेडिसिन के बेस पे ठीक होकर बाहर आ जाते हैं, और मोर्टेलिटी रेट तकरीबन 1 और 2% के बीच में है, और वो भी ज्यादा एल्डरली पेशेंट्स के बीच में। तो अगर हम प्रिकॉशंस लें, एल्डरली पेशेंट्स को थोड़ा अलग रखें, अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन या हुआ है या किसी ग्रोन अप या एडल्ट को इन्फेक्शन हुआ, तो एल्डरली को थोड़ा साइड पे कर दें, थोड़ा उनको आइसोलेट कर दें, तो इन्फेक्शन रेट वैसे ही कम हो जाएगा, मोर्टेलिटी रेट वैसे ही कम हो जाएगा। और दूसरा, जैसे कि उम्मीद है कि वैक्सीनेशन तो आ ही रही है, तो उम्मीद है कि उसके बाद जो है मोर्टेलिटी रेट, जो इन्फेक्शन रेट, वो वैसे ही कम हो जाएगा कुछ महीनों में। ठीक है डॉक्टर एमसी मिश्रा, आपको ये लग रहा है कि वैक्सीनेशन में जब इमरजेंसी अप्रूवल मांगा गया है और जो ट्रायल्स हैं वो लगभग पूरे हो चुके हैं, तो फिर वक्त क्यों लग रहा है? अभी भी कहा जा रहा है कि कम से कम 1 महीना तो लगेगा लोगों को वैक्सीन मिलने में, शायद जनवरी के लास्ट वीक में ये वैक्सीन मिल पाए। तो ऐसे में एक नए स्ट्रेन का आना, आपको लगता है कि इस प्रोसेस को स्पीड अप किए जाने की जरूरत है? देखिए, ये इसको आप यू कांट पुट हॉर्स बिफोर द कार्ट। और फाइजर और मॉडर्ना जो वैक्सीन है, जो जैसे बताया गया हमको कि उसका रखरखाव, उसका ट्रांसपोर्ट, उसका डीप फ्रीजिंग, ये इसकी समस्या है। दूसरे, ये अभी इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है कि कैसे ये ली जाएगी, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी इन्होंने ज्यादा रखी हुई है दोनों कंपनियों ने। तो वो भी एक फैक्टर देखना पड़ेगा जब मैस वैक्सीनेशन की आप बात करते हैं। दूसरे, ऐसा नहीं है कि वो वैक्सीन आते ही सबको लग जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। ये ना यूएसए में संभव है, ना यूके में, ना भारत में। इसमें समय लगना है, और इसमें 1 महीने पहले या 1 महीने बाद से कोई बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है इसमें। भारत में आप देख रहे हैं संक्रमण वैसे भी नीचे की तरफ जा रहा है अभी, और आगे आने वाले समय में शायद और नीचे जाएगा। बाकी म्यूटेशंस होते रहेंगे। म्यूटेशंस को तो ये देखना है कि अब जैसे
जितने 20-21 लोगों के जो सैंपल्स हैं वो 5 लैब्स में डिवाइड किए गए हैं कि वो लोग इसको कल्चर करेंगे, इसका वायरस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या बदलाव आए हैं वो देखेंगे, और ये भी जानकारी मिल जाएगी 4-5 हफ्ते में कि क्या ये जो वैक्सीन बनी है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, क्या ये इसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव होगी। और ये अभी इनको भी देखना है, फाइजर को भी देखना है, मॉडर्ना को भी देखना है। हम कह तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन उस कहने का कोई बहुत फायदा नहीं है जब तक वैज्ञानिक इसको पूरी तौर से, क्योंकि अभी प्रश्न ज्यादा है, उत्तर कम है। जो भी ये म्यूटेशंस के बारे में चर्चा हो रही है, कितने लोग हैं, कैसे हुई, क्या यूके में ये म्यूटेटेड वायरस ने रिप्लेस कर दिया है पूरे कोविड-2 को। 60-62% जब आप कह रहे हैं तो रिप्लेस ही हो गया वो। 5% से लेकर 59% तक उसमें आ रहा है। साउथ ईस्ट इंग्लैंड में ज्यादा है, बाकी जगहों पे थोड़ा कम है, लेकिन है सब जगह ये म्यूटेशन। तो अब वो बिल्कुल रखना पड़ेगा जो आप कह रहे हैं कि तभी तो इसमें अभी जब तक वैज्ञानिक एक फाइनल वर्ड नहीं दे देंगे, हम लोग जंप नहीं कर सकते कंक्लूजन्स के लिए कि ऐसे है वैसे है, क्योंकि हम तो जो भी छप रहा है, जो आ रही है न्यूज, उसी के बेसिस पे अपना आधार बनाते हैं जो कहते हैं। तो इसमें कोई फर्स्ट हैंड जानकारी तो हम में से किसी की भी नहीं है, इसमें कोई हम रिसर्च में नहीं इन्वॉल्व है, तो इसको बहुत पक्के तौर पे कुछ भी कहना किसी के लिए संभव नहीं हो सकता। हम तो केवल यही कह सकते हैं कि जो आपका बिहेवियर है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो बरकरार रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। ऐसा नहीं है, अभी आप 10-11 महीने में भी देखिए 1 करोड़ मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंटेड लोग इन्फेक्ट हुए, संक्रमण हुआ भारत में। इसका मान लीजिए आप 10 गुना भी रखते हैं कि लोगों को हो गया और ठीक हो गया हो, तो 10 करोड़ रख लीजिए तो 10% हो गया। तो 90% को तो अभी संक्रमण नहीं हुआ है, और वो सारी दुनिया का ऐसे ही है हिसाब किताब। और मोर्टेलिटी आप देखेंगे एंड ऑफ पैंडेमिक ये लेस देन 0.5% रहेगी ओवरऑल मोर्टेलिटी जो इसकी है पैंडेमिक की। तो इसलिए मृत्यु जरूर हो रही है। भारत में देखिए 1.5 लाख प्लस लोगों की मृत्यु हुई है एज कम्पेयर टू बाकी जगहों के। तो इसमें हम लोगों का रिएक्शन यही होना चाहिए कि इसमें पैनिक बटन नहीं दबाएं कि एकदम से हाय हाय क्या हो गया क्या हो गया क्या हो जाएगा। हम अपना जो प्रिकॉशन बचाव के उपाय कर रहे हैं वो करते रहे, और साथ में उम्मीद ये करें कि भाई वैक्सीन आ जाएगी, लगना शुरू हो जाएगी, और हो सकता है सितंबर-अक्टूबर तक 30 करोड़ लोग कवर हो जाएं कोवैक्सीन, कोविशील्ड और जाइडस वाली वैक्सीन से। तो हमारा जो भारत सरकार का भी प्रयत्न यही है, बाकियों का भी, हम लोगों का भी उम्मीद यही है। तो इसलिए हम फाइजर और मॉडर्ना पे निर्भर नहीं हो सकते। ठीक है डॉक्टर रवि मलिक, लेकिन एक चीज और है, जैसा कि एक अभी ये ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटेन में एक नया स्ट्रेन मिला है, और वो स्ट्रेन इटली ने भी कंफर्म कर दिया, हमारे यहाँ भी है, फ्रांस भी कंफर्म कर रहा है, हमारे यहाँ भी है, इंडिया में भी है, ये नहीं इसकी जांच चल रही है। लेकिन इस बीच एक खबर साउथ अफ्रीका से भी आई है, साउथ अफ्रीका में भी एक नया स्ट्रेन वहां पर पाया गया है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो क्या स्ट्रेन है, बिल्कुल सेम यही स्ट्रेन है या दूसरा स्ट्रेन है। तो इस तरह से अगर नई नई चीजें सामने आ रही हैं, नए नए वायरस के स्वरूप सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है शायद आपके नॉलेज में भी होगा, तो ये चिंता की बात है। देखिए, नए स्वरूप वायरसेस के आने जो हैं ये बड़े स्वाभाविक हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जैसे हम स्वाइन फ्लू या फ्लू की जो वैक्सीन देते हैं, वो हर साल हमें वैक्सीन चेंज करनी पड़ती है कई बार, क्योंकि ये इसका स्वरूप बदल जाता है। तो पुरानी वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होती तो हम नई वैक्सीन को इजाद करके उसको लगाते हैं। तो वायरसेस के स्वरूप जो है वो अक्सर बदलते रहते हैं, और ये एक्सपेक्टेड भी था कि ये स्वरूप बदलेगा, तभी ये शायद डिफरेंट वेव्स में आता है। अगर हम पुराने पैंडेमिक की बात करें, स्पेनिश फ्लू जो आया था 3.25 साल तक चला था, और लगातार 4 वेव्स आए थे जिसमें कि काफी जनता को प्रभावित हुए थे। खैर उस वक्त शायद इतनी ज्यादा जीनोमिक स्टडीज जो है वो डेवलप नहीं थी, तो ये पता नहीं चल पा रहा था कि वायरस स्वरूप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। लेकिन ये वायरसेस अपने स्वरूप बदलते ही बदलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोगों को अपनी प्रिकॉशंस बिल्कुल नहीं छोड़नी है, और दूसरी सरकारों को और सारे देशों को युद्ध स्तर पे जितनी वैक्सीन और जितनी जल्दी हो सके। देखिए, डेली मौतें तो हो ही रही हैं ना। अगर आज की भी अगर हम बात करें तो आज हिंदुस्तान में भी काफी मौतें हुई हैं, यूएस में काफी मौतें हो रही हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत मौतें हो रही हैं। तो जितनी जल्दी वैक्सीन आएगी और जितनी जल्दी लोगों को लगेगी, अब वैक्सीन भी कोई जादू नहीं है। अगर हमारी, आप ये समझिए कि अगर हमने सिर्फ 50 करोड़ लोगों को भी वैक्सीन लगानी है, उसको 8-10 महीने लगेंगे। वैक्सीन की 2 डोजेस लगती हैं, 4 वीक्स अपार्ट लगेंगी जब भी
वैक्सीन आएगी और उसके बाद कहीं जाके 4 से 6 हफ्ते के बाद में इम्यूनिटी डेवलप होगी। सो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और यहाँ पे हर दिन जो है मृत्यु हो रही है। तो जितनी जल्दी वैक्सीन का वो होगा उतनी जल्दी हम लोगों को इस बीमारी से जो है इजाद मिलेगी। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, जो सिल्वर लाइनिंग अराउंड द क्लाउड में देख पा रहा हूँ, वो ये अच्छी बात है कि जो ये प्रतिरूप चेंज किया वायरस ने, इसकी वजह से मोर्टेलिटी अभी तक नहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, मृत्यु दर बढ़ती हुई नहीं नजर आ रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है। सपोजिंगली वायरस का एक ऐसा प्रतिरूप आ जाता जिसकी मृत्यु दर 10 गुना ज्यादा होती तो फिर तो हाहाकार हो जाती। बिल्कुल। तो अभी तक जो वायरस की म्यूटेशन हुई है वो म्यूटेशन माइनर है और वो म्यूटेशन से इन्फेक्टिविटी जरूर वायरस की तेज हुई है, लेकिन उसकी वजह से उसका एग्रेशन या उसकी मोर्टेलिटी जो है, जो डेथ की वल्नरेबिलिटी है, वो ज्यादा नहीं हुई है। ये एक अच्छी बात है। दूसरी चीज ये भी है कि ये वायरस के बारे में ये भी शोध किया जा रहा है कि शायद ये बच्चों के अंदर, एज ए पीडियाट्रिशियन मैं बता दूं, जनरली पिछले 10 महीने में जो वायरस है हमारा, ये इसने बच्चों को बहुत कम इन्फेक्ट किया है। ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा, ये जो वायरस था, कोविड था, ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहा है। लेकिन अगर इस तरह के नए स्ट्रेन आए कि जो बच्चों को भी इन्फेक्ट करने लग गए, तो जब तक ये स्ट्रेन आए तब तक हमारी पॉपुलेशन की हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जानी चाहिए। अगर हमारी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ गई, उसके बाद चाहे स्ट्रेन अपने प्रतिरूप बदलते रहें, जब तक बहुत ज्यादा प्रतिरूप नहीं बदलेंगे तब तक वो हमारा नुकसान नहीं कर पाएंगे। और ये भी बात आपकी सही है कि हो सकता है विश्व के अंदर ये वायरस ऑलरेडी फैल चुका हो। यूके ने तो बड़े जागरूक होकर जो है इसकी जांच वगैरह किया, हो सकता है दूसरे देशों में भी चला गया हो, क्योंकि यूके से बहुत सारा एयर ट्रैफिक सब कंट्रीज में जाता है। हमारी खुद की कंट्री में जो है 55,000 लोग यूके से आए हैं, जिनका कि डेफिनेटली जिनको सर्विलेंस पे रख के हमें इमीडिएटली चेक करना चाहिए कि वो स्ट्रेन हमारे इधर तो नहीं आ गया, क्योंकि हमारे इधर आएगा तो हमारे स्वास्थ्य की जो जितने भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमरा सकते हैं, बेड्स मिलने बंद हो सकते हैं, आईसीयू के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, दवाइयों की कमी हो सकती है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है, तो उसको चेक करना बड़ा आवश्यक है। ठीक है डॉक्टर डीके गुप्ता, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इस वक्त क्या सबसे इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है? क्योंकि अभी तक जो फिगर हैं कि ब्रिटेन से इंडिया करीब 50,000 से ज्यादा लोग आए हैं पिछले 1 महीने के दौरान। सितंबर से अब शायद कैलकुलेट कर रही है सरकार की और कितने होंगे। अभी पॉइंट ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्या इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि जो लोग अभी आने वाले हैं उनको जैसे ही वो एयरपोर्ट पे आते हैं उनको क्वारंटाइन करना चाहिए और उनकी टेस्टिंग करनी चाहिए, उनका स्ट्रेन चेक करना चाहिए, उसके बाद ही उनको बाहर एंट्री देनी चाहिए एयरपोर्ट के बाहर। नंबर 2, जो अंदर आ चुके हैं एयरपोर्ट के, उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करनी चाहिए, उन लोगों को कॉन्टेक्ट ट्रेस करके उनके क्वारंटाइन करना चाहिए, उनका टेस्ट करना चाहिए, उन लोगों के जो लोग संपर्क में आए उन सबको क्वारंटाइन करना चाहिए, सो दैट अगर कोई नया वायरस बहुत खतरनाक का कोई स्ट्रेन है तो उसको कंट्रोल कर सके, मतलब लाइक आइसोलेट करके और लोगों को रोक सके बाहर, उन लोगों से मिलने से और इस वायरस को बाहर फैलने से रोक सके। लेकिन सबसे बड़ी बात कंसर्न इस टाइम इससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जिस्टिंग वायरस है उससे कैसे निपटा जाए। वो अभी भी हमारे कम्युनिटी के अंदर है, कम्युनिटी के अंदर फैला हुआ है और लोगों का डर खत्म हो गया है। वैक्सीन अभी आया नहीं, अगले महीने तक आएगा। वैक्सीन आएगा भी तो हमें 2 डोज चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताई है कि 2 मंथ के अंतराल पे चाहिए और उसके बाद भी 4 हफ्ते रखते हैं इम्यूनिटी डेवलप होने में। ऐसा नहीं 2 डोज लग गई तुरंत वैक्सीन की इम्यूनिटी डेवलप हो गई, एटलीस्ट 4 वीक्स लगते हैं। हम दोनों पीडियाट्रिशियन है तो हम अच्छे से बता सकते हैं। तो हमें अभी जो फोकस करना चाहिए कि प्रिवेंशन के अगले कम से कम 6 महीने तक प्रिवेंशन के जो उपाय, हैंड हाइजीन है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना है, इन सबका अगले 6-7 महीने तक शिद्दत से पालन करना चाहिए। अगर नहीं पालन करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग कोरोना है, क्योंकि अभी भी वल्नरेबल पॉपुलेशन बहुत सारी है, मींस अगर हम 10%, 20%, 30% कुछ भी मान लें जीरो कन्वर्जन, तो भी लगभग 60, 70, 80% ऐसी पॉपुलेशन है जिसको कोई सा भी कोविड नहीं हुआ, ना पुराना वाला कोविड हुआ है और ना नया वाला हुआ है। ठीक है, तो वो वल्नरेबल है, पुराने वाले के लिए भी है और नए वाले के लिए। अगर हम डेथ रेट माने 0.5% भी मान लें, जो लग रहा है शायद 1% से कम है, तो 0.5 में भी 100 करोड़ लोग तो बहुत बड़ी संख्या होगी हम लोगों को जान माल का हार्म कर देने के लिए। ठीक है, एक लास्ट कमेंट डॉक्टर रवि गोडसे से। डॉक्टर रवि गोडसे, पैनिक सिचुएशन है अभी किसी भी तरह की, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल पैनिक नहीं है। डॉक्टर मिश्रा कह रहे थे कि वी कैन नॉट पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट। इंडिया में तो हम लोग हॉर्स नहीं है, 2 कार्ट ही है, एक गाड़ी दूसरे के पीछे, और ये अचरज में है कि चल क्यों नहीं रहा है। ये क्या पागलपंती है? अगर चाइना से वैक्सीन वायरस ले सकते हैं तो वैक्सीन क्यों नहीं ले सकते? साइनोफार्म पे क्यों नहीं बात हो रही है? स्पुतनिक वी को अगस्त 18 को परमिशन मिला था। देखो, डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग्स अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। कैलिफोर्निया सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया के, वो मास्क पहन रहे हैं, पूरा लॉकडाउन था, 1 साल तक था, क्या हुआ अभी?
केसेस आए हैं। ये सब करना चाहिए, मास्क करना चाहिए, लेकिन हम लोग वही बार दोहरा रहे हैं। अभी लोग भी अभी परेशान हो गए, वही चीज करके क्या 1 साल तक कैलिफोर्निया ये सब किया, क्या हासिल हुआ है कैलिफोर्निया के हाथ में? क्या आया है? कुछ नहीं आया, राइट? तो ये कितना कवर करेंगे? 3 महीना करेंगे, 6 महीना करेंगे, 9 महीना करेंगे? ये डीप फ्रीजर की बात करते हो कि ये इंडिया में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? शहर में लाओ और जो लोगों को देना है डॉक्टर्स को, उनको दिल्ली बुलाओ, उनको उधर शॉट दे दो, 15 मिनट रोक दो। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो अभी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है, उसका तो सिर्फ 1 टीका लगता है, ऐसा अभी लग रहा है। नवंबर 18 को ट्रायल 2 टीके का चालू हुआ है। वो इंडिया के लिए बेस्ट है, क्योंकि इंडिया के आधे लोग आएंगे ही नहीं दूसरा डोज को। उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, किसको दिया है पता नहीं। वो लेने जग्गू चाचा को दिया था, बबलू भैया आए, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो जॉनसन एंड जॉनसन का एक ही शॉट है, तो क्यों ना इंडिया विश्व में से पहला देश हो कि जॉनसन एंड जॉनसन को अप्रूवल दे दे। अभी जी जल्दी मूव करे। ये प्रोटोकॉल क्या निभा रहे हैं? ये नॉवेल वायरस है, अभी उसका प्रोटोकॉल छोड़ दो। कुछ नॉवेल पैंत रहे हैं अपनों के, क्या सोच रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जो कोरोना का नया स्ट्रेन है, इस पर आपने डिटेल में जानकारियां दी और क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है उसके बारे में डिटेल में बताया। और वैक्सीनेशन का पार्ट यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि डॉक्टर रवि गोडसे भी कह रहे थे। तो ये पैरेलल है कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी स्टार्ट हो, टाइमली स्टार्ट हो और वैक्सीनेशन लोगों में हो। और दूसरा बात यह है कि सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। कोरोना काल में जिस तरह की सावधानियां बरती हैं, और जैसा कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि 2 गज की दूरी जरूरी और मास्क के बिना आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। तो ये पैरेलली वैक्सीनेशन भी चलेगा और साथ ही साथ पैरेलली आपको ये सावधानियां भी बरतनी होंगी, तभी कोरोना या फिर इसके जो नए स्वरूप सामने आ रहे हैं, इससे खुद को, अपने बच्चों को, बुजुर्गों को हम सुरक्षित रख पाएंगे।